हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनम्स की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया था। स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते थे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते थे, जिसमें आप इंटीजर, फ्लोट उन सब का कंबाइन करके कोई भी कस्टम डेटा टाइप बना सकते थे। इसी तरह एनम्स भी आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। एनम्स का जो मेन पर्पज होता है वो प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाना होता है। एनम्स की हेल्प से हम हमारे खुद के डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और एडिशनली हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप क्या क्या वैल्यू ले सकता है। जैसे जब हम किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करते थे तो वो इंटीजर की रेंज की वैल्यू ले सकता था। एनम के साथ जो भी हम एनम डिक्लेयर करेंगे, हम उसकी पॉसिबल वैल्यू जो जो वो ले सकता है वो खुद डिफाइन कर सकते हैं। एनम्स को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका एनम कीवर्ड, उसके बाद आपके एनम का नेम, जो भी आप उसको नेम देना चाहते हो। उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर जो जो वो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है वो आप कोमा सेपरेटेड देते हो। जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू अप टू n, जो भी वो वैल्यूज ले सकता है वो आप कोमा सेपरेटेड देते हो। उसके बाद अगर आपको इस डेटा टाइप के, इससे क्या हुआ, आपका डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया एनम एनम नेम टाइप का। अब आपको उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे? एनम एनम वेरिएबल का नेम जो आपने दिया था, और जो भी आप उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो उसका नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ एक एनम बनाऊँ ब्रांच टाइप का, जो कि मेरी बीटेक की जो ब्रांचेज होती हैं वो वैल्यू ले सके। जैसे मैंने यहाँ पर 4 ब्रांचेज ली, CS, IT, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने क्या लिखा? एनम, और उसका नेम दे दिया मैंने ब्रांच टाइप। उसके अंदर मैंने 4 पॉसिबल वैल्यू जो वो ले सकता है वो डिफाइन कर दी। और अब अगर मुझे इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं कैसे करूँगा? एनम ब्रांच टाइप और मेरे वेरिएबल का नेम, मैंने यहाँ पर नाम क्या दे दिया? ब्रांच। अब जो ये वेरिएबल ब्रांच है ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? CS, IT, मैक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्हीं 4 वैल्यूज में से मैं कोई वैल्यूज इसको असाइन कर सकता हूँ। और वैल्यू कैसे असाइन करूंगा? सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से। ब्रांच इक्वल टू IT, IT मेरी इसमें से एक वैल्यू थी तो मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। अब जो मेरे एनम्स है वो इंटरनली ट्रीट कैसे होते हैं? इंटीजर्स की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे ये CS, IT, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको एक इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाएगी। वैल्यूज कैसे असाइन होगी? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यहाँ पर क्या है? CS, इसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी 0। फिर जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी, IT इसको इंक्रीमेंटल, जैसे 1, मैकेनिकल को 2, इलेक्ट्रॉनिक्स को 3, 1 1 के इंक्रीमेंट में वैल्यूज असाइन होती जाएंगी। तो एनम इंटरनली तो एज इंटीजर ट्रीट होंगे, लेकिन हम कोड में उनके नेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं IT यूज कर सकता हूँ ब्रांच को असाइन करने के लिए, ना कि मैं ब्रांच इक्वल टू 1 लिखूँ तो ये कम रीडेबल होगा। इसी जगह मैं लिखूँ ब्रांच इक्वल टू IT, तो ये ज़्यादा रीडेबल है। तो एनम्स की हेल्प से हम प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाते हैं, और इसमें हम हमारे खुद के डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उनकी वैल्यूज भी देते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। इसी चीज़ को हम एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या डिक्लेयर किया है? एक एनम डिक्लेयर किया है। किसका? मैरिटल स्टेटस। बेसिकली मैं मैरिटल स्टेटस देखना चाहता हूँ पर्सन का। मैरिटल स्टेटस में मैं क्या क्या वैल्यूज ले रहा हूँ? या तो वो सिंगल होगा, या मैरिड होगा, या डाइवोर्स होगा। अभी मैं ये 3 वैल्यूज इसमें डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मैरिटल स्टेटस का जो वेरिएबल है ये 3 पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। तो एनम में जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो सिंगल को क्या वैल्यू मिलेगी? 0, मैरिड को क्या मिलेगी? 1, और डाइवोर्स को क्या मिलेगी? 2, क्योंकि हमारी डिफाइंड वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। फिर 1 1 के इंक्रीमेंट में फर्दर वैल्यूज असाइन होंगी। उसके बाद मैंने क्या किया? एनम मैरिटल स्टेटस टाइप का एक वेरिएबल बनाया पर्सन 1, और पर्सन 1 को साइन कर दिया मैंने मैरिड, यानी कि पर्सन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वही वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। तो जब मैं पर्सन 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरा पर्सन 1 मैरिड ना प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगा? उसकी इंटीजर वैल्यू 1। आप डिफाइन क्या करते हो? एक लेबल, जैसे सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स्ड। लेकिन जब प्रिंट एफ में प्रिंट करोगे तो प्रिंट क्या होगा? उसकी इंटीजर वैल्यू 1 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एनम इंटरनली कैसे ट्रीट होते हैं? एज इंटीजर की तरह। तो हमने क्या किया? साइज ऑफ एनम, जो हमने एनम डिफाइन किया था उसका साइज लिया, और जो उसका वेरिएबल डिफाइन किया था पर्सन 1, दोनों का साइज लिया। इंटीजर का साइज मान लेते हैं कि 4 बाइट्स होता है, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 4, और इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 4। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे पर्सन की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 1, और फिर साइज ऑफ एनम मैरिटल स्टेटस क्या प्रिंट हुआ? 4, और साइज ऑफ पर्सन 1 क्या प्रिंट हुआ? 4। तो इंटरनली एनम आपके इंटीजर की तरह ट्रीट होते हैं। अभी हम एनम्स की और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नाउ अब अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को ओवरराइट करना हो, जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या थी? 0 से शुरू होती थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम लेबल्स डिक्लेयर करें
उनकी हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकें, यानी कि डिफ़ॉल्ट 0 1 टू असाइन ना होके हम जो वैल्यूज़ चाहें वो असाइन कर सकें। तो वो कैसे कर सकते हैं? इन वैल्यूज़ को हम ओवरराइट एनम की डिक्लेरेशन के टाइम पर कर सकते हैं। जैसे मैं एनम ब्रांच टाइप एक एनम डिक्लेयर करूँ, उसके अंदर केवल लेबल्स दूँ CS, IT, मैक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या होगा? CS को 0, IT को 1, मैक को 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 वैल्यू असाइन होगी। लेकिन यहीं पर मैं CS को जैसे 100 इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से इनको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर CS को 100, IT को 200, मैकेनिकल को 300, इलेक्ट्रॉनिक्स को 400 वैल्यू असाइन कर दी। तो हमारी यही वैल्यूज़ इनको असाइन हो जाएगी। जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। इसी तरह अगर आप केवल डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी 0 से शुरू ना होके किसी पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? CS इक्वल टू 100, तो CS को 100 साइन हो जाएगी, फिर फर्दर 1 1 के इंक्रीमेंट में साइन होगी। IT को 101, मैक को 102, इलेक्ट्रॉनिक्स को 103। नाउ अगर आप इस तरह से देते हो कि केवल कुछ को असाइन करते हो, जैसे हमने यहाँ पर CS को साइन नहीं करी, IT को 100 दिया, मैकेनिकल को नहीं किया कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 दिया, तो इस केस में आपकी वैल्यूज़ कैसे साइन होंगी? CS को आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 साइन होगी, फिर IT को 100 और नेक्स्ट मैकेनिकल क्या होगा? IT की जो वैल्यू है +1, 101, इलेक्ट्रॉनिक्स को 300। बेसिकली जिसकी वैल्यू आप नहीं दोगे वो उसकी पिछली वैल्यू जो असाइन होगी, पिछले वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन होगी उसमें 1 प्लस करके ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो हमारी CS की वैल्यू क्या असाइन हुई? 0, IT को हमने असाइन किया था 100, मैकेनिकल की 100 + 1 101 और इलेक्ट्रॉनिक्स हमने क्या असाइन किया है? 300। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को ओवरराइट कर सकते हो। नेक्स्ट, एनम्स का यूज़ क्या है? ये हमने डिस्कस किया था कि एनम्स का जो मेन यूज़ है वो प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाना है। हमने क्या किया था? एक ब्रांच टाइप का एनम डिक्लेयर किया था जिसके अंदर उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ दी थी। अब मान लो हम एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। हम स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज और उसकी ब्रांच को स्टोर कर रहे हैं, और हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है ST1 जिसके अंदर नेम दिया राहुल, रोल नंबर दिया 300, एज दी 25 और ब्रांच क्या दे दी? IT। ये मैं IT क्यों दे पाया? क्योंकि मैंने इसको एज ए एनम टाइप का लिया था। अगर मैं इसको एज इंटीजर टाइप का लेता तो मुझे क्या देना पड़ता? 0 1 2 3 कुछ वैल्यू देनी पड़ती इंटीजर टाइप की। लेकिन एनम की हेल्प से मैं क्या दे सकता हूँ? लेबल। और लेबल से क्या हेल्प होगी? मुझे रीडेबिलिटी बढ़ेगी। मैं जैसे ये पढ़ूंगा IT, मुझे क्लियर होगा कि ये बीटेक की ब्रांच की बात हो रही है। तो एक st.branch इक्वल टू IT और एक st.branch इक्वल टू 1, इसमें से कौन सा ज़्यादा रीडेबल है? IT पढ़ते ही मुझे समझ आ रहा है कि इसकी ब्रांच IT है। अगर मैं 1 देता तो मुझे 1 को इंटरप्रेट करना पड़ता कि 1 की मैपिंग किसके साथ है, 1 IT है या क्या है। तो इसी चीज़ में हमारी एनम हेल्प करता है कि प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाता है। नाउ एक बात आती है कि एनम का यूज़ हम केवल लेबलिंग के लिए कर रहे हैं, तो सेम चीज़ हम मैक्रो के थ्रू भी कर सकते थे। जैसे हम एक एनम डिफाइन करें ब्रांच टाइप का जिसमें 4 वैल्यूज़ दें, तो CS को क्या वैल्यू मिलेगी? 0, IT को 1, मैक को 2, इलेक्ट्रॉनिक्स को 3। तो यही काम मैं क्या कर सकता था? 4 मैक्रो डिफाइन कर देता जिसमें CS को वैल्यू देता 0, IT को 1, मैक को 2, इलेक्ट्रॉनिक्स को 3। तो ये दो चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती है? मैं एनम से भी सेम चीज़ अचीव कर सकता हूँ और मैक्रो से भी। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है इनमें कि एनम स्कोप रूल फॉलो करता है। एनम्स आपके ग्लोबल भी हो सकते हैं। अगर आप इन्हें सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करोगे तो आपके एनम्स क्या होंगे? ग्लोबल, और सारे फंक्शन इनको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उनका स्कोप क्या हो जाएगा? लोकल, और आप इन्हें केवल उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो आपके मैक्रोज होते हैं वो हमेशा ग्लोबल स्कोप के होते हैं कि जहाँ भी आपने एक बार डिफाइन कर दिए उसके बाद कोई भी फंक्शन इनको यूज़ कर सकता है। तो स्कोपिंग का फ़र्क है। एनम्स आपके ग्लोबल भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, और मैक्रो आपके हमेशा ग्लोबल होते हैं। नाउ अभी हम कुछ रूल ऑफ थम्स देख लेते हैं कि कब हमें एनम्स का यूज़ करना चाहिए और कब मैक्रोज का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें स्कोपिंग की रिक्वायरमेंट है कि हमें किसी चीज़ को लोकल रखना है कि वो केवल उसी फंक्शन में एक्सेस हो सके, तो हमें एनम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एनम लोकल भी होते हैं और ग्लोबल भी। बेसिकली एनम्स में स्कोप होता है और मैक्रोज में ये नहीं होता। तो अगर हमें लोकल स्कोपिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमें एनम्स का यूज़ करना चाहिए। सेकंड, अगर जो सारी वैल्यूज़ आप डिफाइन कर रहे हो वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर रही है, जैसे यहाँ पर हमारी ब्रांच टाइप CS, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बीटेक की ब्रांचेस। इसी तरह क्या हो सकते हैं? आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं ऑफिस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, सिस्टम डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। तो जब सारी वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर रही हो तो उस केस में हमें एनम्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई कैटेगरी ना हो, ना ही हमें स्कोपिंग की ज़रूरत है,
और हमें इंटीजर के अलावा फ्लोटिंग वैल्यूज़ की भी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हमें मैक्रोज यूज़ करने पड़ेंगे। एनम्स आपके क्या होते हैं, केवल इंटीजर टाइप के होते हैं। तो अगर हमें नॉन इंटीजर वैल्यू चाहिए तो उस केस में मैक्रोज यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है तो भी हमें मैक्रोज यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारी स्कोपिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोज भी और एनम्स भी। नाउ अभी हम एनम्स को अच्छे से समझने के लिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, वही जो स्टूडेंट था हमारा उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, रोल नंबर, एज और उसका ब्रांच। ब्रांच स्टोर करने के लिए हमने क्या बनाया है, एनम बनाया है, जिसके अंदर हमने 4 वैल्यू डिफाइन किए, CS, IT, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमने स्टूडेंट का ST1 एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हमने नेम दिया राहुल, रोल नंबर 300, एज 25 और ब्रांच IT। उसके बाद हमने चारों नेम, रोल नंबर, एज और ब्रांच को प्रिंट किया है। हमने डिस्कस किया था जब भी हम एनम को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या होता है, उसकी इंटीजर वैल्यू। जैसे ब्रांच में हमने क्या दिया, IT दिया है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अगर हम मैक देते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होता, 2 प्रिंट होता। और लास्ट में हमने क्या किया, हम इस एनम को इफ कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। मैं ब्रांच को कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर ब्रांच CS है तो प्रिंट करे CS ब्रांच, अदरवाइज क्या प्रिंट करे, नॉन CS ब्रांच। तो मेरी ब्रांच क्या थी, IT थी, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, नॉन CS ब्रांच। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आया, नेम में राहुल, रोल नंबर 300, एज 25 और ब्रांच में क्या आया 1, जो हमारी IT की इंटीजर वैल्यू थी। और हमारी स्टेटमेंट से क्या आया, नॉन CS ब्रांच। उसने ST.1 ब्रांच को कंपेयर किया CS से, पर हमारी ब्रांच CS नहीं थी, इसलिए क्या आया, एल्स में गया और नॉन CS ब्रांच प्रिंट हुआ। आई होप कि आपको एनम्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।